राधे राधे दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। मैं आपसे ना कहूँ तो आप वो काम स्वेच्छा से करते भी नहीं हो। और मेरी वो आदत नहीं है कि बार बार क्लास शुरू होने से पहले और क्लास ख़त्म होने से पहले बोलूँ कि वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करवाओ। लेकिन ये आप खुद से भी सोच सकते हो। ये जिम्मेदारी आप लोगों को दे रखी है मैंने, तो उस दायित्व को थोड़ा सा निभाया करो, है ना? हाँ, वीडियो को शेयर कर दिया करो, ठीक है? कक्षा 10वीं के गणित की सीरीज राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति के आज हम लगभग इस अध्याय पहले यानी कि राजवंश की समाप्ति की ओर हैं। तो आइए बिना समय गवाए करते हैं वीडियो की शुरू। कल हमने लास्ट जो बात की थी वो कछवा वंश को लेकर के की थी। कछवा वंश पूरा पढ़ लिया। उसके बाद आज ये हम अपनी क्लास शुरू करेंगे जैसलमेर का भाटी वंश से, ठीक है? ये छोटे छोटे राजवंश रह गए। जैसलमेर का भाटी वंश है, करौली वंश है, करौली का जो यादव वंश है, या बोले तो आबू के परमार वंश है, या फिर हम बात करें तो एक जाट वंश जरूर आएगा। हाँ, ये मुख्यतः 4-5 राजवंश, छोटे छोटे राजवंश बचे। इनमें जाट राजवंश फिर भी बड़ा है, बाकी सब छोटे हैं, एक एक पेज में समाहित है। आपको मूलतः यहाँ से एक तो राजाओं का क्रम याद रखना है, और किसी जो मतलब जिस राजवंश का संस्थापक है या मूल पुरुष है वो आपको याद रखना है, और उसने कोई निर्माण कार्य करवाया तो वो भी आपको याद रखना है। जैसलमेर का राजवंश ज़्यादातर है और उस किताब के अंदर 2.5 साखे के अंदर समाहित कर दिया गया है, पूरा खत्म कर दिया 2.5 साखे में। आपको जैसलमेर से संबंधित मुख्यतः 2.5 साखा याद रखना है। हम पढ़ने का काम करते हैं। जैसलमेर का भाटी राजवंश स्वयं को चंद्रवंशी यादवों से संबंधित बताते हैं। ये स्वयं को किससे संबंधित बताते हैं? ये स्वयं को चंद्र ये स्वयं को क्या बताते हैं? ये स्वयं को चंद्रवंशी यादवों से संबंधित बताते हैं, और ये अपना संबंध श्री कृष्ण से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? श्री कृष्ण से। विजयराज के शासनकाल में से भाटियों का नियमित इतिहास मिलता है। सबसे पहले किसके काल से नियमित शासनकाल मिलता है? तो आपको एक तो विजयराज याद रखना है, या एक तो आपको सबसे बड़ी चीज मैं बता रहा हूँ, राजाओं का क्रम पूछने का ट्रेंड ज्यादातर चल रहा है, और खासकर इसी किताब के राजाओं का क्रम ही पूछा जाता है। आपने पिछली कई सारे वीडियो पेपर देखे होंगे, उनमें देखा कि राजाओं का क्रम पूछा है, और राजा भी वही उठाए गए हैं जो इस किताब के अंदर दिए गए हैं। सबसे पहले हमने विजयराज के बारे में पढ़ा कि इतिहास विजयराज से मिलता है भाटियों का। विजयराज का पुत्र हुआ भोज, और विजयराज के बाद कौन आया? भोज। वह गौरियों के विरुद्ध लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। उसका उत्तराधिकारी हुआ जैसल। उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? जैसल। किसका? भोज का। तो विजयराज, विजयराज के बाद भोज, भोज के बाद आया और जैसल। जैसल ने ही जैसलमेर की नींव रखी थी, यानी कि जैसलमेर दुर्ग बनवाने का काम किसने किया था? राव जैसल ने किया था। और यह जैसलमेर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? जैसलमेर 2.5 साखे के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर का किला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको 2.5 साखा याद रखना। वैसे ज्यादातर सबको याद ही होगा 2.5 साखा। हम मूलतः उन्हीं शाखाओं की बात कर रहे हैं। पहला शाखा किसके शासनकाल में हुआ? पहला शाखा जैसलमेर के शासक मूलराज के समय हुआ था। तो पहला आपको याद रखना है मूलराज। सबसे पहले विजयराज, भोज,
भोज के बाद आया जैसल, रावल जैसल। उसके बाद हम बात कर रहे हैं मूलराज की। पहला शाखा मूलराज के समय हुआ। आपसे यहाँ क्रम पूछा जा सकता है तीनों शाखाओं को, मतलब 2.5 शाखाओं को लेकर के। मूलराज का जब अलाउद्दीन खिलजी, तो पहला शाखा किसके हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान हुआ था पहला शाखा। उस समय शासक कौन था? मूलराज। 2 बातें याद रखनी है, शासक कौन था पहले शाखे के समय? मूलराज। और किसके विरुद्ध मतलब युद्ध करते समय? तो अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध युद्ध करते समय। और पहला शाखा हुआ। दूसरा शाखा ये रावल दूदा के समय हुआ, वो मूलराज के समय। और दूसरा हुआ रावल दूदा के समय, जब फिरोज शाह तुगलक ने, और किसके आक्रमण के दौरान? तो फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण के दौरान। और दूसरा शाखा होता है, पहला शाखा अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय होता है, दूसरा शाखा फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण के दौरान होता है। तीसरा जो कि अर्ध शाखा हुआ 1550 ईस्वी में, वो जैसलमेर के शासक लूड़गढ़ के समय हुआ। पहला मूलराज, क्रम पूछा जा सकता है, मूलराज, रावल दूदा और लूड़गढ़ का। तो ये एक था कंधार का शासक अमीर अली था, जिसने धोखे से और वहाँ के इन राजाओं को और इनके सेनापतियों को धोखे से मार दिया था। ये अर्ध शाखा इस वजह से कहलाया क्योंकि यहाँ सिर्फ पुरुष वीर गति को प्राप्त हुए थे, महिलाओं ने किसी भी प्रकार का कोई जौहर नहीं किया था, तो इसको अर्ध शाखे के नाम से जाना गया। लूड़गढ़ पर आक्रमण कर दिया। लूड़गढ़ अपने साथियों के साथ लड़ता हुआ मारा गया, किंतु अंतिम रूप से भाटी विजय रहे, अतः जौहर नहीं हुआ। लेकिन बस सिर्फ राजा मारा गया, बाकी सेना ने कमान संभाली और इस अमीर अली को यहाँ से भगाया और अंततः भाटियों की विजय रही। इस वजह से वहाँ की महिलाओं ने, रानियों ने क्या नहीं किया? जौहर नहीं किया। और ये घटना क्या कहलाई? ये घटना अर्ध शाखे के नाम से कहलाई। अकबर के नागौर, ये 3 राजा मूल हमने पढ़े। पहला मूलराज पढ़ा, फिर रावल दूदा, और उसके बाद लूड़गढ़। अब हम बात करेंगे अकबर का नागौर दरबार हुआ 1570 ईस्वी में, जहाँ हरिराय भाटी। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हरिराय भाटी अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला शासक था। ये अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला शासक भाटियों में, तो वो है हरिराय भाटी। उसके साथ में ही वैवाहिक संबंध बनाने वाला भी पहला हो गया। और एक इसके लिए और आगे के भाटी वंश का अंतिम शासक कौन था? जवाहर सिंह। तो अब आपको एक नाम और याद रखना है, जवाहर सिंह। कितने नाम याद रखनी है? ऊपर के विजयराज और भोज रहे, कोई दिक्कत नहीं। एक तो रावल जैसल याद रखना चाहिए क्योंकि उसने जैसलमेर की नींव रखी, पहली चीज। दूसरा मूलराज याद रखना चाहिए क्योंकि प्रथम शाखा मूलराज के समय हुआ। और फिर हमको रावल दूदा याद रहना चाहिए, द्वितीय शाखा रावल दूदा के समय हुआ। तीसरा हमको लूड़गढ़ याद होना चाहिए, अर्ध शाखा लूड़गढ़ के समय हुआ। और हर्राय भाटी याद होना चाहिए क्योंकि अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला भाटी शासक था हर्राय भाटी। और भाटियों का अंतिम शासक याद होना चाहिए जवाहर सिंह भाटी, जो परीक्षा में अभी कुछ दिन पहले प्रश्न पूछा गया था कि भाटी वंश का अंतिम शासक कौन था? जवाहर सिंह। सीधे के सीधे लाइन से प्रश्न आया था। ठीक है, क्या हमने मूल जानकारी प्राप्त की? मैं इस पेज की बजाय, यहाँ साइड की बजाय नया पेज ले लेता हूँ और उसमें हम लिखने का काम करेंगे। सबसे पहली हमने बात की, हाँ, सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे रावल जैसल के बारे में। एक एक जानकारी ही ज्यादातर प्राप्त करनी है और कुछ नहीं है। दूसरा हम बात करेंगे रावल मूलराज। ये आगे रावल लगाने का काम करते थे, या पीछे भाटी कह लो, मूलराज। इसको मूलराज भाटी भी कह सकते हैं। तीसरा हमने जो मूल शासक देखा वो रावल दूधा। रावल लूड़गढ़,
हरिराय भाटी, और अंत में हमने देखा जवाहर सिंह। ये मूल मूल राजा हमने देखे किसको लेकर के, ये है किताब के अनुसार जैसलमेर के भाटी राजवंश, जिसमें हम रावल जैसल के बारे में क्या पढ़ते हैं। तो इसने सबसे पहले 1155 ईस्वी में जैसलमेर की क्या रखी, जैसलमेर की नींव। जैसलमेर की नींव किसने रखी, रावल जैसल ने। सिर्फ इसके बारे में इतना ही हमको याद रखना है। रावल मूलराज के बारे में तो प्रथम शाका हुआ, क्या हुआ, इसके समय में प्रथम शाका हुआ, और कब हुआ, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान, या मैं सिर्फ खिलजी आक्रमण के दौरान लिख देता हूं, खिलजी आक्रमण के दौरान। इसके बारे में हमने इतनी ही जानकारी प्राप्त की। इसकी अगर सन की बात करें तो 1311 ईस्वी आता है इसका। ठीक है। रावल दूदा के समय ये द्वितीय शाका हुआ, रावल दूदा के समय क्या हुआ, द्वितीय शाका। और किसके आक्रमण के समय हुआ था, तो ये हुआ था फिरोज शाह तुगलक के समय। फिरोज शाह आक्रमण के दौरान, फिरोज शाह आक्रमण के दौरान। हम बात करें राव लूड़गढ़, राव लूड़गढ़ किसके लिए जाना जाता है, राव लूड़गढ़ जाना जाता है अर्ध शाके के लिए। ये किसके लिए जाना जाता है, आप कहोगे अर्ध शाके के लिए। राव लूड़गढ़ किसके लिए जाना जाता है, अर्ध शाके के लिए, और ये अमीर अली के आक्रमण के दौरान हुआ था, अमीर अली के आक्रमण के दौरान। जैसलमेर का भाटी राजवंश सिर्फ इस पेज में खत्म हो जाएगा। अगर आप इसको याद कर लोगे तो आपसे परीक्षा में बाहर प्रश्न नहीं जाएगा, किताब के अकॉर्डिंग की अगर बात करें। हरिराय भाटी किस लिए जाना जाता है, तो मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला, या अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला शासक, अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला भाटी राजा कौन है, हरिराय भाटी। जवाहर सिंह भाटी के बारे में हमको क्या याद रखना है, और वैवाहिक संबंध भी आप लिख सकते हो कि वैवाहिक संबंध बनाने वाला भी यही है। हरिराय भाटी ये अंतिम भाटी शासक है, अंतिम भाटी शासक किसको कहा गया, तो अंतिम भाटी शासक है जवाहर सिंह भाटी। हमने मूलतः इन राजाओं के बारे में जैसलमेर के भाटी राजवंश में देखा है, कौन कौन से, रावल जैसल, रावल मूलराज, रावल दूधा, रावल लूड़गढ़, हरिराय भाटी, जवाहर सिंह भाटी। ये वो पेज था जो ठीक पहले हमने यहाँ इसके बारे में जानकारी ली थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे भरतपुर का जाट राजवंश। किसके बारे में हम पढ़ेंगे अब, भरतपुर का जाट राजवंश। जाट एक कृषक जाति है, जाट एक कैसी जाति है, कृषक जाति है, आज भी है उस समय भी, जिसका एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उत्थान औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। और सबसे पहले कब हुआ, जैसे ही औरंगजेब का शासनकाल चला था उस समय इसका चरम पर गई थी इसकी शक्ति स्वरूप। 1669 ईस्वी में मथुरा क्षेत्र के जाटों ने अपना नेता किसको चुना, गोकुल के नेतृत्व में हुआ। तो यानी कि जाटों का पहला नेता किसको कह सकते हैं हम, गोकुल जाट को। औरंगजेब के विरुद्ध
विद्रोह कर दिया था, गोकुल को मार दिया गया, किंतु उसके द्वारा शुरू किए गए संघर्ष को राजा राम ने फिर जारी रखा। पहले गोकुल ने जाटों की कमान संभाली, फिर उसके बाद राजा राम आया और 1688 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद उसके भतीजे चूड़ामन ने जाटों का नेतृत्व प्रदान किया। तो अब यहाँ से हम जाट वंश को प्रॉपर तरीका से पढ़ने का काम करेंगे। पहले गोकुल, गोकुल के बाद राजा राम, इन दोनों ने तो एक तरह से नींव रखने का काम किया था जाट राजवंश की। चूड़ामन, हम पहले जाट राजा के बारे में पढ़ेंगे कि भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक किसको कहा जाता है? चूड़ामन को। स्वतंत्र राज्य का संस्थापक किसको कहा जाता है? चूड़ामन। चूड़ामन के लिए आपको एक तो पहली बात यही याद रखनी है कि स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक कौन है? चूड़ामन। एक बात याद रखनी है। दूसरा, चूड़ामन ने मथुरा एवं आगरा के मुगल इलाकों में धावे बोलकर मुगल शक्ति को झकझोर दिया। मुगल सम्राट ने कछवा नरेश बिशन सिंह को चूड़ामन का दमन करने के लिए भेजा था। जब देखा कि मुगल सम्राट ने कि ये चूड़ामन तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, तो उसने फिर किसको भेजा? कछवा नरेश बिशन सिंह को। लेकिन बिशन सिंह को कोई ऐसी खास उपलब्धि हासिल नहीं हुई, सफलता नहीं मिल सकी। धीरे धीरे चूड़ामन ने शक्ति प्राप्त की और थून नामक स्थान पर एक थून किला बनवाया। कौन सा बनवाया? थून का किला, या थून किला के नाम से। ये मैंने भी ये किताब पढ़ी, जब पहली बार पढ़ा था थून किला। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए तो आप कहोगे कि आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन आप इस पुस्तक में देख सकते हो कि थून का किला किसने बनवाया? तो चूड़ामन ने बनवाया था। ये चूड़ामन के बारे में हमने ये जानकारी ली। मैं फिर वही काम कर रहा हूँ कि पहले हम सभी इन राजाओं को, जाट राजवंश को पढ़ने का काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम एक ऐसे ही खाली पेज पे और उनके जो मूल राजा हैं जिन्होंने क्या क्या काम किए उनके बारे में लिखने का काम करेंगे। अब हम बदन सिंह को पढ़ने का काम करेंगे, ठीक है। इसमें हमको दो ही चीज़ें याद रखनी है, स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक और थून किला बनवाया। बदन सिंह जाट नेता चूड़ामन का उत्तराधिकारी था। जयसिंह ने इसे ब्रजराज की उपाधि दी थी। ब्रजराज की उपाधि धारण करने वाला कौन है? बदन सिंह। ये चूड़ामन का ही पुत्र था। एवं जागी ने प्रदान की। बदन सिंह ने डीग को अपना निवास बनाया। और डीग में फिर निवास किसने बनाया? मतलब डीग में जाकर के महल बनवाए, वो काम किसने किया? बदन सिंह ने। और वहां एक सुदृढ़ गढ़ का निर्माण किया जिसे जल महल के नाम से पुकारा गया, यानी कि जल महल बनवाया। कहाँ? तो डीग के जल महल किसने बनवाए? बदन सिंह ने। किसने बनवाए? बदन सिंह ने। और बाग बगीचे लगाए, सुंदर बनाया उसको। डीग के अतिरिक्त बदन सिंह ने कुमेर का किला बनवाया, भरतपुर का किला बनवाया और वैर का किला भी बनवाने का काम किया था। बदन सिंह शांति प्रिय शासक था। उसने जाट कछवा मैत्री कर अपने राज्य का विस्तार किया और 1756 ईस्वी में डीग में ही उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। चूड़ामन और बदन सिंह को हमने पढ़ा। इसके ठीक बाद हम पढ़ेंगे महाराजा सूरजमल। आपको मैं इधर नहीं लिख रहा, बस आपको ये दो ही बातें याद रखनी है। जाट राज्य का संस्थापक चूड़ामन, थून किला किसने बनवाया? चूड़ामन ने। इधर आपको बदन सिंह के लिए याद रखनी है, ब्रजराज की उपाधि किसने ली? बदन सिंह ने। और जयसिंह ने इसको दी थी। ये भी याद रखना कि ब्रजराज की उपाधि देने वाला कौन था? जयसिंह था। बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी और इसने डीग के जल महलों का निर्माण करवाया था। दो बातें आप इसके बारे में मुख्य याद रखना कि डीग के जल महल किसने बनवाए? बदन सिंह ने। और जयसिंह ने इसको ब्रजराज की उपाधि दी। अब हम आगे चर्चा करेंगे जाटों के प्लूटो, महाराजा सूरजमल। महाराजा सूरजमल बदन सिंह के पुत्र थे और उत्तराधिकारी थे। सूरजमल ने भरतपुर में नवीन गढ़ का निर्माण करवाया था। तो जो गढ़ था वहाँ वैसे पहले मिट्टी का गढ़ था भरतपुर में, लेकिन उसको पक्का गढ़ बनवाने का काम, एक सुंदर गढ़ बनवाने का काम किसने किया था? सूरजमल ने। तो भरतपुर का गढ़ किसने बनवाया, जिसको लोहागढ़ के नाम से जाना गया, वो सूरजमल ने। उसे अपनी राजधानी बनाया और उसी को फिर लोहागढ़ को ही अपनी क्या बनाया? राजधानी। इसने जयपुर के साथ मैत्री और सहयोग की नीति का अनुसरण किया। जयपुर की
जय सिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी के लिए हुए उत्तराधिकारी युद्ध में इसने ईश्वरी सिंह के पक्ष में युद्ध लड़ा। किसके पक्ष में? ईश्वरी सिंह और माधव सिंह दोनों के बीच लड़ाई हुई थी। दोनों के बीच उत्तराधिकारी को लेकर के युद्ध हुआ था। इसमें इसने किसका साथ दिया? ईश्वरी सिंह का। 1760 ईस्वी में यह अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों के पक्ष में भी लड़ने गया। अहमद शाह अब्दाली मराठों का सबसे जो कह सकते हैं कि खतरनाक या भयानक युद्ध हुआ, वो अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था मराठों का। उसमें भाग लेने के लिए यहाँ से जाट राजा महाराजा सूरजमल भी गए थे, लेकिन वहाँ देखा कि सदाशिवराव भाऊ का व्यवहार उनको थोड़ा सा ठीक नहीं लगा, तो वो बीच युद्ध से ही वापस लौट आए। और वो व्यवहार से खिन्न होकर के, किसके व्यवहार से? सदाशिवराव भाऊ के व्यवहार से खिन्न होकर के भरतपुर लौट आए। पानीपत की पराजय के बाद मराठों को सूरजमल ने शरण एवं सहायता दी थी। पानीपत की पराजय के बाद मराठों को फिर सूरजमल ने मराठों को फिर शरण देने का काम किया। 1763 ईस्वी में रूहेलों के विरुद्ध युद्ध में इसकी क्या हो गई? मृत्यु। महाराजा सूरजमल की 1763 ईस्वी में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कब होती है? तो वो रूहेलों से युद्ध करते हुए, और इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जिसने सूरजमल की मृत्यु पर पुख्ता पुष्टि होने पर ही विश्वास किया था, इस नजीब खान ने। किसने? नजीब खान था, रोहेला ही था ये। तो नजीब खान ने साक्षात अपनी आंखों से ये देख लिया था कि सूरजमल मारा गया, तभी ये विश्वास किया था कि हाँ हम विजयी हुए, या फिर विश्वास हुआ कि हाँ ये मारा गया। मतलब ये इतने शक्तिशाली और इनकी पराकाष्ठा इतनी अधिक थी कि स्वयं इसका प्रतिद्वंदी भी ये कह रहा है कि मैं भरोसा नहीं करूंगा जब तक किससे नहीं देख लूंगा अपनी आंखों से। यह सूरजमल का अपने शत्रुओं के मन में खौफ का एक बड़ा उदाहरण है। महाराजा सूरजमल के बारे में लिखते हैं कालिका रंजन जी। क्या लिखते हैं? कालिका रंजन कानून को लिखा कि उसमें अपनी जाति के सभी गुण, शक्ति, साहस, चतुराई, निष्ठा और कभी भी पराजय स्वीकार न करने वाला अदम्य भावना विद्वान थी। ये कथन आपको परीक्षा में ऐसे के ऐसे ही मिलेगा, पूछा जाएगा कि किसके लिए कहा गया है, तो महाराजा सूरजमल के लिए कहा गया है। किसने कहा है? कालिका रंजन कानूनगो ने लिखा है। और जाटों का प्लूटो भी इसको कहा जाता है। जाटों का प्लेटो। प्लेटो कहते हैं अफलातून, यानी कि एक तरह से ये, क्योंकि इसमें अदम्य साहस था, कभी हार न मानने की वो थी, और राजनीतिक रूप से चतुर था, सभी चीज़ों से इसमें मतलब चतुराई थी। इस वजह से इसको जाटों का क्या कहा गया है? प्लेटो कहा गया है, या अफलातून। जाटों का अफलातून भी कहते हैं। तो महाराजा सूरजमल के बारे में हमने 3-4 चीज़ें जानी कि सबसे पहले पुत्र किसके? बदन सिंह के। लोहागढ़ किसने बनवाया? सूरजमल ने। और जयपुर उत्तराधिकार युद्ध में किसका साथ दिया? ईश्वरी सिंह का। मराठों का सहयोग किया, और रोहिला युद्ध में इनकी 1763 ईस्वी में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इन्हीं का प्रतिद्वंदी नजीब खान लिखता है कि जब तक अपनी आंखों से न देख लूं मैं विश्वास नहीं करूंगा कि सूरजमल मारा गया। और कालिका रंजन कानून को लिखता है कि उसमें अपनी जाति के सभी गुण थे, साहस था, चतुराई और निष्ठा थी। ये सारे गुण होने के कारण उसने उनकी क्या की है? तुलना की है। ये बहुत अदम्य विद्वान थे, और इसीलिए इनको जाटों का क्या कहते हैं? प्लेटो। ये राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से बहुत ही विद्वान व्यक्ति होने के कारण इनको जाटों का प्लेटो कहा गया है। ये हमने मूल जानकारी महाराजा सूरजमल के बारे में जानी। और इसके बाद भी कई राजा आए, जवाहर सिंह, केसरी सिंह, लेकिन किताब के अंदर जाट राजवंश को यहीं समाप्त कर दिया गया है। अब आगे हम अपनी बात करेंगे करौली का यादव वंश। करौली के यादव वंश के बारे में हम मूल जानकारी हासिल करने का काम करेंगे। ठीक है। करौली का राजवंश स्वयं को मथुरा की सूरसेन शाखा से संबंधित बताते हैं।
पहली बात आपको ये याद रखनी है कि ये किससे संबंधित बताते हैं खुद को, तो ये खुद को सूरसेन शाखा से संबंधित बताते हैं, करौली का यादव वंश। और वह अपना संबंध श्री कृष्ण से जोड़ते हैं। किसने जोड़ते हैं? भगवान श्री कृष्ण से जोड़ने का काम करते हैं। करौली के यादव वंश की स्थापना विजयपाल द्वारा की गई। आपको पहला तो यही याद रखना है, विजयपाल जो यादव वंश का क्या है, मूल पुरुष या संस्थापक। कब किया? 1040 ईस्वी में, 1040 ईस्वी में। और इन्होंने यादव वंश की क्या की? स्थापना की। इसने बयाना को अपनी राजधानी बनाया। बयाना जो भरतपुर में, उसको अपनी क्या बनाया? राजधानी। 1348 ईस्वी में अर्जुन पाल ने कल्याणपुर बसाया था। एक दूसरे राजा आ गए, अर्जुन पाल। अर्जुन पाल के बारे में हमको इतना याद रखना है कि इन्होंने 1348 ईस्वी में और क्या बसाया? कल्याणपुर शहर बसाया, जिसको बाद में किसके नाम से जाना गया? करौली के नाम से जाना गया, जिसे वर्तमान में करौली के नाम से जाना जाता है। फिर हुए आए धर्मपाल सेकंड, धर्मपाल द्वितीय। 1650 ईस्वी में इन्होंने करौली को अपनी क्या बनाया? राजधानी बनाया। और एक और राजा आए, गोपाल पाल। इन्होंने मदन मोहन मंदिर का निर्माण करवाया। तो अभी हमने 4 राजाओं के बारे में पढ़ा, विजयपाल, अर्जुन पाल, धर्मपाल, गोपाल पाल। यानी कि जो अपने नाम के पीछे सभी क्या लगा रहे हैं? पाल शब्द लगा रहे हैं। जहाँ कहीं भी पाल शब्द आ जाए आप समझ जाना ये करौली के यादव वंश की कहानी है। विजयपाल ने तो नींव डाली, यानी कि संस्थापक यादव वंश के। और अर्जुन पाल ने कल्याणपुर बसाया। धर्मपाल ने उसी कल्याणपुर को या करौली को अपनी राजधानी बनाया। और गोपाल पाल ने मदन मोहन जी का मंदिर बनवाया। और एक आते हरबंश पाल सिंह। हरबंश पाल सिंह, इन्होंने 9 नवंबर 1817 में अंग्रेजों से संधि करके ये पहले राजा बन गए जिन्होंने अंग्रेजों से क्या की? संधि की, अधीनता स्वीकार कर ली। और 1852 ईस्वी में नरसिंह पाल की मृत्यु के बाद डलहौजी ने करौली का विलय कंपनी राज्य में करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से सिफारिश की, लेकिन डायरेक्टर ने इसकी अनुमति नहीं दी। फिर 1.5 साल ऐसे ही टालमटोल चलता रहा। 1.5 साल बाद और राजा किसको बनाया गया? मदन पाल को करौली का शासक बनाया गया। ये वही मदन पाल है जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का क्या दिया था? साथ दिया था। उससे खुश होकर के और इन्होंने उसको क्या किया था? मतलब करौली का वो बना दिया था एक तरह से शासक। इसको कुछ उपाधि और आती है, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऐसे कुछ करके एक उपाधि भी दी गई थी मदन पाल को, खुश होकर के। 1857 की क्रांति में इसने उनका साथ दिया था इस वजह से। अब हम थोड़ा सा दूसरे पेज पे पढ़ेंगे करौली के यादव वंश को। यहाँ करौली का यादव वंश, मूल वो राजा जो हमने किताब के अंदर पढ़े। सबसे पहले विजयपाल, ऐसे ही मतलब पहले मैं नाम लिख रहा हूँ, उसके बाद इन्होंने क्या क्या काम किए वो लिखूंगा। दूसरे आए अर्जुन पाल, थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा है इनको। तीसरे आए धर्मपाल सेकंड। धर्मपाल सेकंड के बाद हमने पढ़ा था गोपाल पाल। उसके बाद हरबंश पाल। और हरबंश पाल के बाद हमने पढ़ा था मदन पाल। ये हमने मूल राजा करौली राजवंश के अंदर पढ़ने का काम किया है। अब इन राजाओं के क्या क्या, इनके शासनकाल में क्या क्या घटनाएं या क्या क्या चीज़ें हमको याद रखनी है वो है। तो विजयपाल को हमें याद रखना है कि करौली के यादव वंश के संस्थापक। एक 1040 ईस्वी में
इन्होंने यादव वंश की स्थापना कब की? 1040 ईस्वी में इन्होंने यादव वंश की स्थापना की। उसके बाद अर्जुन पाल ने, इन्होंने क्या काम किया था? अभी हमने देखा कि इन्होंने कल्याणपुर शहर बसाया या कल्याणपुर नगर बसाया, जो आज का क्या है? करौली है। 1348 ईस्वी 1348 ईस्वी में कल्याणपुर नगर बसाया, जो आज का क्या है? करौली। धर्मपाल सेकंड ने क्या किया? इन्होंने राजधानी बनाई करौली को। पहली बार राजधानी बनाने का काम करौली को किसने किया? धर्मपाल सेकंड ने। गोपाल पाल ने क्या किया? इन्होंने मदन मोहन जी का मंदिर बनवाया, मदन मोहन जी मंदिर बनवाया। साथ ही साथ याद करते हुए चलना, एक एक लाइन हमको बस सिर्फ इनमें याद रखनी है, बाकी इनके बारे में हमको ज़्यादा कुछ डिटेल से याद करना नहीं है। सबसे फिर उन्होंने हरबंश पाल सिंह ने क्या किया? ये अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने वाले पहले कौन थे? पहले राजा थे। ये इन्होंने 9 नवंबर 1817 इन्होंने 9 नवंबर 1817 को अंग्रेजों से संधि की। अंग्रेजों से संधि कह लो या अंग्रेजों की अधीनता कह लो, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हुई कब वो? 9 नवंबर 1817 में। किसने की? हरबंश पाल सिंह ने। और मदन पाल के बारे में हम बस इतना ही पढ़ेंगे कि 1857 की क्रांति में इसने अंग्रेजों का क्या दिया था? साथ दिया था। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया किसने? मदन पाल ने। करौली के राजवंश के बारे में इतना ही हम पढ़ेंगे। अब हम आगे चलते हैं अपने परमार वंश की ओर। परमार वंश में हमने क्या पढ़ा? परमार का शाब्दिक अर्थ होता है शत्रु को मारने वाला। पर माने शत्रु को मारने वाला। प्रारंभ में परमारों का शासन आबू के आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित था। प्रत्यारों की शक्ति के कम होने के उपरांत परमारों की राजनीतिक शक्ति में वृद्धि हो गई, और हम मूलतः पढ़ेंगे आबू के परमार। किसके परमार? कहाँ के परमारों के बारे में पढ़ेंगे? हम आबू के परमारों के बारे में पढ़ने का काम करेंगे। आबू के परमार वंश का संस्थापक धूमराज है। पहला हमको यही एक राजा याद रखना है, धूमराज, जो आबू के परमार वंश का संस्थापक कहा जाता है। पहला राजा है क्या? धूमराज। लेकिन इनकी वंशावली आती कहाँ से है? उत्पल राज से इनकी वंशावली मिलने का काम होता है। वंशावली उत्पल राज से मिलती है, लेकिन संस्थापक किसको बोला गया है? धूमराज को। पड़ोसी होने के कारण आबू के परमारों का गुजरात के शासकों से लगातार संघर्ष चलता रहता। गुजरात के शासक मूलराज सोलंकी से पराजित होने के कारण आबू के शासक धरनीवराह को राष्ट्रकूट धवल की शरण लेनी पड़ी, लेकिन कुछ समय बाद धरनीवराह ने आबू पर पुनः अधिकार कर लिया। विक्रमदेव का पौत्र था धारावर्ष। अब हमको किसके बारे में याद रखना है? सिर्फ परमार वंश में दो ही नाम याद रखनी है, एक तो धूमराज जो संस्थापक रहा, और एक धारावर्ष जो सबसे शक्तिशाली शासक हुआ। किसमें? परमारों में। कब से कब तक इसका शासन आता है? तो 1163 से लेकर के और 1219 तक इसका शासन आता है। लंबे समय तक इसने शासन किया। इसने मोहम्मद गौरी के विरुद्ध युद्ध में गुजरात की सेना का सेनापतित्व किया था। मोहम्मद गौरी के मध्य जो युद्ध हुआ था गुजरात का, उसमें इसका ये क्या बना था? सेनापति बना था। उसने सोलंकियों की अधीनता का जुआ उतार फेंका। उसने नाडौल के चौहानों से भी अच्छे संबंध रखे। उसके पुत्र सोम सिंह के शासनकाल में तेजपाल ने आबू के देलवाड़ा गांव में लूड़ोसही नामक नेमिनाथ का मंदिर बनवाया था। परीक्षा में पूछा जाए नेमिनाथ का मंदिर किसने बनवाया, तो बनवाया तो तेजपाल ने था। कहाँ बनवाया? देलवाड़ा गांव में लूड़बशाही नामक जगह पर, लूड़बशाही नामक जगह पर। और कौन से मंदिर का निर्माण करवाया? नेमिनाथ मंदिर का। तो परमार वंश में हमको ज़्यादा कुछ याद न करते हुए 3-4 चीज़ें पर फोकस करना है। पहली,
कि आबू के परमार वंश का संस्थापक धूमराज। दूसरा हमको याद रखना है कि धारावश जिसका समय ये रहा और ये एक अच्छा शक्तिशाली शासक था। इसी के समय पे तेजपाल ने आबू के देलवाड़ा गांव में लूड़ोसावई नामक स्थान पर नेमिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। ज़्यादा कुछ न पढ़ते हुए हमको परमार वंश के बारे में इतना ही पढ़ना है। अब हम आगे बात करेंगे। राजवंश हमने यहाँ समाप्त कर लिया। 13-14 वीडियो के माध्यम से एक लगातार बहुत टाइम हो गया राजवंश को पढ़ते हुए। वो तो अच्छा है, किताब के हिसाब से 13-14 वीडियो हुई हैं, लेकिन अगर वैसे राजवंश को पढ़ते तो कम से कम 100 वीडियो में समाहित और ज़्यादा भी हो जाए तो भी कह नहीं कह सकते। लेकिन वर्तमान हम जो RSSB बोर्ड के द्वारा जितने भी पेपर लिए जा रहे हैं उनमें यहीं से प्रश्न उठाने का काम किया जा रहा है। जो लगभग 3rd ग्रेड पद के सिमिलर जितनी भी भर्तियां हैं उनमें मैं 1st ग्रेड 2nd ग्रेड इत्यादि लेवल की भर्तियों की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो उनका लेवल 3rd ग्रेड के आसपास है। CET आदि का पेपर है, वीडियो है, LDC है, इन सभी में यहीं से प्रश्न पूछने का काम किया जा रहा है। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान में मराठों का प्रवेश। वैसे यहाँ से आगे जितना भी है उसको इतना अधिक उससे मतलब वो नहीं है, बस मूल चीज़ें हमको पहले हम उनको पढ़ ही चुके हैं। होड़ा सम्मेलन आएगा उसको पढ़ चुके हैं। कृष्णा कुमारी का विवाह प्रकरण आएगा उसको भी हम पहले पढ़ चुके हैं। सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालते हुए पढ़ते हैं। मराठों का राजस्थान में प्रवेश, तो मराठों में राजस्थान का प्रवेश होने का मुख्य कारण था ये तीन राज्य, बूंदी, जयपुर, जोधपुर। आपको पहले तो यही बताना है कि बूंदी जो संघर्ष हुआ, बूंदी संघर्ष में मराठों को मदद मिली राजस्थान में प्रवेश होने में। फिर जयपुर उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, मतलब संघर्ष हुआ, और फिर जोधपुर उत्तराधिकार को लेकर के आपसी संघर्ष हुआ। इन तीनों का फायदा उठाया किसने? मराठों ने। और फिर मराठे आए कहाँ? राजस्थान में। बूंदी उत्तराधिकार संघर्ष, बूंदी उत्तराधिकार संघर्ष में आपको यही याद रखना, ज्यादा नहीं, कहानी आपसे नहीं पूछी जाएगी। बूंदी के शासक बुद्ध सिंह और सवाई जयसिंह के बीच का ये विवाद है, और इसमें मतलब आप इसको थोड़ा अगर पढ़ो तो पढ़ लेना। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, आप इसको पढ़ लेना, ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, होड़ा सम्मेलन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम मूल जानकारी यहाँ 3 चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो कब हुआ? 16 जुलाई 1734 ईस्वी को ये हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो मेवाड़ के महाराजा जगत सिंह द्वितीय ने इसकी क्या की थी? जगत सिंह द्वितीय ने इसकी अध्यक्षता की थी। मेवाड़ के शासक जगत सिंह द्वितीय ने। सम्मेलन में कौन कौन आया? परीक्षा में पूछा भी जा सकता है कि हुड़ा सम्मेलन में शामिल राजाओं के निम्नलिखित नाम है या नहीं है। तो एक तो सवाई राजा जयसिंह जयपुर से, जोधपुर का अभय सिंह, और नागौर का बख्त सिंह, बीकानेर का जोरावर सिंह, कोटा का दुर्जनसाल, बूंदी का दलेल सिंह, करौली का गोपाल दास और किशनगढ़ का राज सिंह। ये मूल राजा वहाँ उपस्थित हुए थे। किसमें? हुड़ा सम्मेलन में। हुड़ा सम्मेलन सफल इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि धरातल पर ऐसा कोई काम हो नहीं सका और ये सम्मेलन असफल रहा। ये आप और इसको विस्तार से पढ़ लेना। जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष के बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे कि जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष, जैसे ही जयसिंह की मृत्यु हो जाती है उसके बाद उनके दोनों पुत्र ईश्वरी सिंह और माधव सिंह के बीच जयपुर के उत्तराधिकार को लेकर के और दोनों में क्या चढ़ जाता है? उत्तराधिकार संघर्ष चढ़ जाता है। दोनों ही किसकी सहायता लेते हैं? मराठों की। दोनों मराठों की सहायता लेते हैं। जो माधव सिंह है वो मल्हारा होलकर की सहायता लेता है, और उधर जो ईश्वरी सिंह है वो राणोजी सिंधिया की सहायता लेता है। दोनों के बीच युद्ध होता है। मराठे तो आए लूट के दिए थे, पैसों के लिए उनका काम था, पैसों पर काम करना।
तो ईश्वरी सिंह ने उसको 20 लाख रुपए का प्रपोजल दिया। तो उधर से ईश्वरी सिंह के लिए राणोजी सिंधिया आया और उधर मल्हारराव होलकर आया माधव सिंह के लिए। आप इसको पूरा सा पढ़ लेना, ठीक है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, आपको इनके बीच जो युद्ध हुआ वो जरूर थोड़ा सा याद रखने में। एक तो राजमहल का युद्ध हुआ दोनों के बीच, माधव सिंह, वैसे हुआ तो माधव सिंह और ईश्वरी सिंह के बीच है, लेकिन इसमें मराठा शामिल थे तो मराठाओं के भी नाम आते हैं। एक बगरू का युद्ध 1748 ईस्वी में पुनः, उसके बाद पुनः हुआ। कई बार इसने युद्ध किए अपना राज्य पाने के लिए ईश्वरी सिंह ने। ईश्वरी सिंह को पहले सफलता मिल गई, उसके बाद फिर माधव सिंह राजा बना। ऐसे करके आप इसमें पूरा पढ़ लेना। मैं आगे चलता हूँ। आपकी जानकारी के लिए ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, तुंगा का युद्ध। ये हुआ वही है, किस किस के मध्य? जयपुर राज्य और मराठों के मध्य चौथ को लेकर के विवाद हुआ था। किसको लेकर के? चौथ नामक उसको लेकर के। तो तुंगा का युद्ध प्रताप सिंह और किसके बीच हुआ? मराठा महादजी सिंधिया के मध्य हुआ था। मैं इधर लिख दूं, तुंगा युद्ध किस किस के बीच हुआ? प्रताप सिंह दोनों के बीच हुआ, प्रताप सिंह के। और कब हुआ? तो सबसे पहले 28 जुलाई 1787 को, और ये युद्ध लालसोट नामक जगह पर तुंगा नामक स्थान पर हुआ था। कब? 28 जुलाई 1787 को। कौन सा युद्ध? तुंगा का युद्ध। तुंगा का युद्ध कब हुआ? तुंगा का युद्ध हुआ था 28 जुलाई 1787 को, ठीक है। उसके बाद हम एक युद्ध और पढ़ते हैं, वो है पाटन का युद्ध। ये रहा, मराठा और राजपूतों के बीच पाटन का युद्ध हुआ। तीनों युद्ध आपको याद रखनी है। पहला तुंगा युद्ध, तुंगा का युद्ध। दूसरा पाटन का युद्ध। तीसरा है मालपुरा का युद्ध। तीनों युद्ध हुए प्रताप सिंह और मराठाओं के बीच या महादजी सिंधिया के बीच। तुंगा का युद्ध 28 जुलाई 1787, सॉरी 28 जुलाई 1787। पाटन का युद्ध 20 जून 1790 और मालपुरा का युद्ध 16 अप्रैल 1800 ईस्वी। ये तीनों डेट आपको याद रखनी है। और ये हुआ किस किस के मध्य थे तीनों युद्ध? ये प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के मध्य, या मराठाओं के मध्य कह सकते हैं, राजपूत और मराठाओं के बीच ये 3 युद्ध हुए। ये आपको याद रखनी है और इनको पढ़ लेना थोड़ा सा। कृष्णा कुमारी विवाद, तो कृष्णा कुमारी विवाद को भी आप और पढ़ लेना। जोधपुर का उत्तराधिकार संघर्ष हम पहले पढ़ ही चुके हैं, ज़्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ना। आप इसको पढ़ें तो पढ़ लेना। इस तरीके से चैप्टर फर्स्ट था, अध्याय पहला, हमने बड़े धैर्यपूर्वक आसान भाषा में समझने का प्रयास किया। एक बार आप पुनः जो इस साइड बिंदु लिखे हैं उनका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या फिर वो मैं टेलीग्राम पर डालने का काम करूँगा, तो वहाँ से आप उनको देख सकते हो। आधा 1 घंटे में पूरा चैप्टर आप ख़त्म कर सकते हो। दूसरी बात, जब आप इस पुस्तक को पढ़ा करें तो मैं पुनः याद दिला दूं कि आप इसको पढ़ते समय हाइलाइटर से, जो मैं ब्रैकेट में बंद कर रहा हूं, उन चीज़ों को हाइलाइटर के माध्यम से और हाईलाइट करते जाया करो। परीक्षा के समय आपके लिए ये नोट्स का काम करेंगे और आपको इनको महज 2 दिन में या 1 दिन में कंप्लीट करने का काम करोगे, परीक्षा से ठीक 5-10 दिन पहले।
जब हमको कोई शॉर्ट चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तब आपके लिए ये बहुत अच्छे उपयोगी रहेंगे। तो आप हाईलाइट से हाईलाइटर करते हुए पढ़ा करो, ठीक है। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट नहीं करते हो आप लोग, कोई प्रश्न हुआ करे तो वो भी पूछ लिया करो, और वीडियो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करवानी है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।